नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए पार्ट नंबर 18 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विंडोज NT वर्क स्टेशन पर किस समूह को स्वामित्व लेने का अधिकार है। विंडोज NT वर्क स्टेशन पर किस समूह को स्वामित्व लेने का अधिकार है। पहला क्वेश्चन हमसे विंडोज से संबंधित पूछा गया है। विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, विंडोज NT वर्क स्टेशन पर किस समूह को स्वामित्व लेने का अधिकार है। विंडोज NT में NT का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज NT का मतलब होता है विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी। हमसे पूछा गया है, विंडोज NT वर्क स्टेशन पर किस समूह को स्वामित्व लेने का अधिकार है। विंडोज NT वर्क स्टेशन पर एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप जो होता है उसके पास स्वामित्व लेने का अधिकार होता है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जो कि कंप्यूटर सिस्टम में सभी प्रकार के फीचर्स को यूज कर सकता है। एक ऐसा यूजर जिसके पास कंप्यूटर सिस्टम में सभी प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म करने की परमिशन होती है, वह कहलाता है एडमिन अकाउंट या एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। एडमिन अकाउंट या एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में सभी प्रकार की सेटिंग्स को, सभी प्रकार की कंट्रोलिंग को मैनेज कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडमिनिस्ट्रेटर्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन दो संख्याओं का बिट वाइज और देता है। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन दो संख्याओं का बिट वाइज और देता है। यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मतलब जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है उसे कहा जाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। जैसे कि MS एक्सेल, गूगल शीट। जो एक्सेल है यह डेटा पर कैलकुलेशन करने के लिए और कंडीशन को चेक करने के लिए कई प्रकार के फॉर्मूला और फंक्शन प्रोवाइड करता है। हमसे पूछा गया है, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन दो संख्याओं का बिट वाइज और देता है। एक्सेल का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर आपको बिट को समझना होगा। बिट का मतलब क्या है? बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट जो कि दो ही होती हैं, एक 0 और एक 1। जो कंप्यूटर सिस्टम है वह बाइनरी डेटा पर ही वर्क करता है। बाइनरी डेटा को हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, जो कि होती है 0 और 1। तो यदि हमें बिट वाइज और निकालना है तो पहले हमें किसी नंबर को बिट में बदलते आना चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम सभी प्रकार के ऑपरेशन बाइनरी बिट के द्वारा ही परफॉर्म करता है। बाइनरी बिट होती हैं 0 और 1। 0 1 को ही बाइनरी नंबर भी कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम सभी प्रकार के ऑपरेशन 0 1 के द्वारा ही परफॉर्म करता है। हमसे पूछा गया है, एक्सेल का कौन सा फंक्शन दो संख्याओं का बिट वाइज और देता है। बिट वाइज और का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमने एक नंबर दिया 2, तो यह 2 तो हमने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर इस 2 को पहले लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मतलब 0 1 में, और 2 को इस प्रकार से बाइनरी में लिखा जाएगा। 0 1 में यह हमारा 2 लिख गया। अब हमें फॉर एग्जाम्पल दूसरा नंबर देना है 4 को बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा? 0 1 0 0।
पहले हमें किसी भी नंबर को बाइनरी में बदलना होगा, तभी हम इस बिटवाइज और को कैलकुलेट करना सीख पाएंगे। हमने यहां पर 2 को बाइनरी में कैसे बदला, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला, एक सीरीज यूज करी है 1 2 4 8। 1 से शुरू करना है, डबल करेंगे तो 2, डबल करेंगे तो 4, डबल करेंगे तो 8। और बड़ा नंबर होता तो हम 16 कर देते, 32 कर देते, 64 कर लेते और बड़े नंबर के लिए। अब हमें 2 बनाना था फॉर एग्जाम्पल, तो 2 कैसे बनेगा? 2 बनाने के लिए क्या 8 की जरूरत है? नहीं है तो इसको 0 दे देंगे। 4 की जरूरत है क्या? नहीं है तो इसको 0 दे देंगे। 2 की जरूरत है तो इसको 1 दे देंगे। 1 की जरूरत नहीं है तो इसे 0 दे देंगे। यह हमने बाइनरी में 2 बना दिया। ऐसे ही 4 कैसे बनेगा? 8 की जरूरत नहीं है तो 8 को 0, 4 की जरूरत है तो 1, 2 की जरूरत नहीं है तो 0, 1 की जरूरत नहीं है तो 0। ऐसे हम किसी भी नंबर को बाइनरी में बदल सकते हैं। अब यदि आपको 6 बनाना होता बाइनरी में 6, तो कैसे बनता? 0 1 1 0। 8 की जरूरत नहीं है तो 0, 4 की जरूरत है तो 1, 2 की जरूरत है तो 1 और 1 की जरूरत नहीं है तो 0। 4 और 2 6 हो जाएगा। यह बाइनरी में 6 बन गया। अब हमने यहां पर एक नंबर लिया 2, एक नंबर लिया 4, इनको बाइनरी में बदला। पहला नंबर क्या आया हमारा? 0 0 1 0। दूसरा नंबर क्या आया? 0 1 0 0। यह दोनों नंबर हैं। इन दोनों नंबर पर हमें बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बिटवाइज और मतलब जब यहां पर कोई भी एक जगह पर 1 होगा तो 1 मिलेगा, और यदि दोनों जगह पर 0 होगा तो 0 मिलेगा। दोनों 0 हैं तो 0, एक 1 एक 0 है तो 1, एक 0 एक 1 है तो 1, दोनों 0 हैं तो 0। यह हमारा आंसर आ गया। मतलब यदि हम 2 और 4 पर बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 6 आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से बिटवाइज और को कैलकुलेट किया जाता है। हम इसको बिटवाइज एंड के रूप में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिटवाइज एक्स और के रूप में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर हमसे बिटवाइज और का पूछा गया था, हमने बिटवाइज और को कैलकुलेट किया। इसको आप एक बार और समझ सकते हैं क्योंकि इसमें आपको डाउट हो सकता है। हमने पहले 2 का बाइनरी निकाला 0 0 1 0। यह कैसे निकाला? 8421 से। फिर हमने 4 का बाइनरी निकाला 0 1 0 0। यह 2 लिख गया बाइनरी में, यह 4 लिख गया। अब दोनों पर हमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो और ऑपरेशन में यह होता है कि दोनों इनपुट में से यदि कोई भी एक 1 हो जाएगा या दोनों इनपुट 1 हो जाएंगे तो ही आंसर 1 मिलेगा। यहां पर दोनों 0 हैं तो 0, एक 1 एक 0 है 1, एक 0 एक 1 है 1, दोनों 0 हैं तो 0। यह हमारा आंसर आएगा, मतलब 6। अब जो 6 आया है यह हमारा कहलाएगा बिटवाइज और फंक्शन का आंसर। और यदि एक्सेल में आपको 2 संख्याओं का बिटवाइज और निकालना है तो बिट और नाम का फंक्शन यूज किया जाता है। बिट और फंक्शन 2 संख्याओं का बिटवाइज और हमें निकाल कर दे देता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर यहां पर लिया 2, एक नंबर यहां पर लिया 4। यह दोनों नंबर हमने एक्सेल के सेल में टाइप करे हैं। अब इन दोनों का हमें बिटवाइज और कैलकुलेट करना है तो हम इक्वल के साथ बिट और फंक्शन को यूज करेंगे, बिट और पहला नंबर हमारा रखा है B1 सेल में, कॉमा लगाएंगे। दूसरा नंबर रखा है हमारा B2 सेल में। इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आंसर कितना आ गया, 6। बिट और फंक्शन ने हमें 2 नंबर का बिटवाइज और निकाल कर दे दिया। ऐसे ही एक फंक्शन होता है बिट एंड। बिट एंड क्या करता है? 2 नंबर का बिटवाइज एंड निकाल कर हमें दे देता है, बिटवाइज एंड। बिट एंड एक फंक्शन होता है बिट एक्स और, जो कि 2 नंबर का हमें बिटवाइज एक्स और निकाल कर दे देता है, बिटवाइज एक्स और। बिट और मतलब बिटवाइज और के लिए, बिट एंड मतलब बिटवाइज एंड के लिए, बिट एक्स और बिटवाइज एक्स और के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिट और। एक्सेल में 2 संख्याओं का बिटवाइज और निकालने के लिए बिट और फंक्शन का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा कहा जाता है? निम्न में से किसे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की लैंग्वेज कहा जाता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित है। हमसे पूछा गया है निम्न में से किसे
दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा मतलब लैंग्वेज कहा जाता है। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है? कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा और फोर्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर VLSI टेक्निक पर आधारित हैं। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जबकि 5th जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम ULSI और AI टेक्निक पर आधारित हैं। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर सिस्टम की 5 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक। हमने सभी जनरेशन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी को समझा है। अब हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की लैंग्वेज कहा जाता है? जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, इनमें असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता था, असेंबली लैंग्वेज का। असेंबली लैंग्वेज को, जो असेंबली लैंग्वेज है, इसको मशीन लैंग्वेज में मतलब बाइनरी लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। असेंबलर, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। असेंबली लैंग्वेज का यूज सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता था और असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज में नेमोनिक कोड यूज किए जाते थे। नेमोनिक कोड, यहां पर एम साइलेंट होता है। नेमोनिक कोड, नेमोनिक कोड क्या होते थे? किसी शब्द का शॉर्ट फॉर्म, जैसे एडिशन के लिए एड लिख दिया, सब्ट्रैक्शन के लिए सब लिख दिया। यह नेमोनिक कोड असेंबली लैंग्वेज में यूज किए जाते थे। असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है, जिसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं को शीघ्रता से प्रविष्ट करने के लिए ब्लैंक उपयोगी है। की को एक पारंपरिक कैलकुलेटर या योग क्रिया करने वाली मशीन की तरह एक ब्लॉक में समूहीकृत किया जाता है। संख्याओं को मतलब नंबर्स को शीघ्रता से प्रविष्ट करने के लिए मतलब एंटर करने के लिए उपयोगी है। की को एक पारंपरिक कैलकुलेटर या योग करने वाली मशीन की तरह एक ब्लॉक में समूहीकृत किया गया है या किया जाता है। यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें कई प्रकार की की होती हैं। हमसे पूछा गया है संख्याओं को शीघ्रता से प्रविष्ट करने के लिए मतलब नंबर्स को फास्ट स्पीड में इनपुट करने के लिए उपयोगी है। कीबोर्ड में आपने देखा होगा राइट साइड में न्यूमेरिक कीपैड होता है। न्यूमेरिक कीपैड मतलब जहां पर केवल नंबर वाली की होती हैं और कुछ सिंबल भी होते हैं। नंबर वाली की जहां पर होती हैं कीबोर्ड में राइट साइड पर, उसे बोला जाता है न्यूमेरिक कीपैड, जहां से हम नंबर को फास्ट स्पीड में इनपुट कर सकते हैं। और यहां पर जितनी की होती हैं उनको कैलकुलेटर के रूप में या योग क्रिया करने वाली किसी मशीन की तरह ब्लॉक में समूहीकृत किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूमेरिक कीपैड। कीबोर्ड में राइट साइड पर जो नंबर वाली की का एक ग्रुप होता है उसे बोला जाता है न्यूमेरिक कीपैड, जिससे हम फास्ट स्पीड में नंबर को इनपुट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूमेरिक कीपैड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को ब्लैंक में अनुवाद करता है। एक कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ब्लैंक में अनुवाद मतलब ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर का क्वेश्चन पूछा गया है। एक कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को ब्लैंक में ट्रांसलेट करता है। आपको यहां पर एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर 3
लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिनको लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर इनको कहा जाता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर तीनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, तीनों ही लैंग्वेज प्रोसेसर हैं, तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है इनको, और यह तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं, यह हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में बदलते हैं। मगर कंपाइलर एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का भी यूज किया जाता है, इंटरप्रेटर का भी यूज किया जाता है। कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन बदलता है। एक हमने पढ़ा था असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। हमसे पूछा गया था एक कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ब्लैंक में अनुवाद करता है मशीनी भाषा में, मतलब लो लेवल लैंग्वेज में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मशीनी भाषा या मशीन लैंग्वेज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में शब्द वेस्ट मतलब वर्ड रैप फीचर क्या करता है? एमएस वर्ड में शब्द वेस्ट मतलब वर्ड रैप फीचर क्या करता है? एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ड रैप फीचर क्या करता है? वर्ड रैप फीचर क्या करता है? एक फिक्स एरिया में टेक्स्ट को टाइप करने की सुविधा देता है। आपने देखा होगा एमएस वर्ड में जब आप पेज पर टाइपिंग करते हैं तो जैसे ही हमारा पेज कंप्लीट होता है ऑटोमेटिक कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाता है। जब हम किसी टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स का जैसे ही एरिया कंप्लीट होता है ऑटोमेटिक कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाता है। वर्ड रैप फीचर का काम होता है फिक्स एरिया में टेक्स्ट को टाइप कराना, और जैसे ही एक लाइन कंप्लीट हो तो कर्सर को दूसरी लाइन पर भेज देना। यह होता है वर्ड रैप। यहां पर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, जब आवश्यक होता है टेक्स्ट को अपने आप अगली लाइन में भेज देता है। वर्ड रैप का मतलब क्या है? वर्ड रैप का मतलब है जैसे ही एक लाइन फिनिश होगी, खत्म होगी, ऑटोमेटिक कर्सर को दूसरी लाइन पर भेज देता है। कौन सा फीचर? वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब है एक फिक्स एरिया में टेक्स्ट को टाइप कराना, जैसे ही लाइन फिनिश होगी ऑटोमेटिक कर्सर नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब आवश्यक होता है टेक्स्ट को अपने आप अगली लाइन में भेज देता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। अब यदि हम यहां पर कोई टेक्स्ट टाइप करें, यहां पर हम एक सैंपल टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जैसे ही एक लाइन खत्म होती है हमारा कर्सर ऑटोमेटिक दूसरी लाइन पर आ जाता है। यह होता है वर्ड रैप। और यदि हम एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करें, टेक्स्ट बॉक्स, हमने यहां पर इंसर्ट टैब से एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ किया है। जब हम टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करते हैं तो इसमें भी आप देखेंगे जब हम टेक्स्ट को टाइप करेंगे, जैसे ही हमारा टेक्स्ट बॉक्स का एरिया कंप्लीट होगा कर्सर को ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किस फीचर के द्वारा? वर्ड रैप फीचर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में वाटरमार्क का विकल्प कहां मिलेगा? एमएस वर्ड में वाटरमार्क का विकल्प कहां मिलेगा? यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन कहां प्राप्त होता है? वाटरमार्क क्या होता है? वाटरमार्क पेज का एक बैकग्राउंड होता है। एमएस वर्ड में जब हम कोई पेज तैयार करते हैं तो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में यदि हमें कोई इमेज या कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो हम वाटरमार्क का यूज करते हैं। वाटरमार्क लाइट कलर में होता है ताकि हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वह डिस्टर्ब ना हो।
पेज के बैकग्राउंड में यदि हमें कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई इमेज शो करनी है, तो हम उसके लिए वाटर मार्क का यूज करते हैं और वाटर मार्क ऑप्शन हमें डिजाइन टैब के अंतर्गत प्राप्त होता है। डिजाइन टैब, एमएस वर्ड के डिजाइन टैब में वाटर मार्क ऑप्शन प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के डिजाइन टैब में, डिजाइन टैब के अंतर्गत पेज बैकग्राउंड नाम का एक ग्रुप होता है जहां पर वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर 3 ऑप्शन होते हैं। तो डिजाइन टैब के अंतर्गत वाटर मार्क नाम का ऑप्शन प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया प्रस्तुत करने के समय से पूरा होने के समय तक का अंतराल। एक प्रक्रिया प्रस्तुत करने के समय से पूरा होने के समय तक का अंतराल। यह क्वेश्चन प्रोसेस से संबंधित है। प्रोसेस से संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोसेस के स्टार्ट करने से लेकर प्रोसेस के कंप्लीट होने तक का जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है। कोई प्रोसेस स्टार्ट होने से लेकर कंप्लीट होने तक का जो टाइम होता है उसे कहा जाता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम। यह क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर पर रन होने वाली सभी प्रोसेस का मैनेजमेंट करता है। जब कोई प्रोसेस स्टार्ट होती है वहां से लेकर प्रोसेस के कंप्लीट होने तक का जो समय होता है वह कहलाता है टर्न अराउंड टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टर्न अराउंड टाइम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मदरबोर्ड पर सीमोस चिप ब्लैंक में एकीकृत होती है। आधुनिक मदरबोर्ड पर सीमोस चिप ब्लैंक में एकीकृत होती है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर से पूछा गया है। आधुनिक मदरबोर्ड पर सीमोस चिप ब्लैंक में लोकेट होती है। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक हार्डवेयर पार्ट होता है जिसे हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, जो कि सिस्टम यूनिट या कैबिनेट के अंदर होता है। मदरबोर्ड से हमारे कंप्यूटर की सभी डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। मदरबोर्ड में रैम, रोम, सीपीयू लगे होते हैं। साथ ही साथ मदरबोर्ड में कई प्रकार के पोर्ट होते हैं जिनसे हम अलग अलग प्रकार की डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। सीमोस क्या है? सीमोस हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड में लगा हुआ एक सेल होता है, एक बैटरी होती है जो कि बायोस की सेटिंग्स को स्टोर करती है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम के डेट और टाइम को कंट्रोल करती है। सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस एक बैटरी, एक चिप होती है जो कि बायोस की सेटिंग को स्टोर करती है, साथ ही साथ डेट और टाइम को कंट्रोल करती है। हमसे पूछा गया है आधुनिक मदरबोर्ड पर सीमोस चिप ब्लैंक में एकीकृत होती है। जो सीमोस चिप होती है वह साउथ ब्रिज में होती है। साउथ ब्रिज में मदरबोर्ड में एक होता है साउथ ब्रिज, एक होता है नॉर्थ ब्रिज। एसबी मतलब साउथ ब्रिज, एनबी मतलब नॉर्थ ब्रिज। तो जो सीमोस चिप होती है वह साउथ ब्रिज में होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ ब्रिज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसबी मतलब साउथ ब्रिज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी की इकाइयों को आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें। मेमोरी की यूनिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करें। यह क्वेश्चन मेमोरी यूनिट से संबंधित है। मेमोरी यूनिट से, मेमोरी यूनिट क्या होती हैं? कंप्यूटर सिस्टम में डेटा की क्वांटिटी को, डेटा की मात्रा को मेजर करने के लिए, नापने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा की क्वांटिटी को या डेटा की मात्रा को मेजर करने के लिए, नापने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। बिट जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट दो ही होती हैं, 0 और 1। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? बिट। जब 4 बिट मिलती हैं तो एक निबल क्रिएट हो जाता है। निबल 4 बिट को मिलाकर एक निबल बनता है। 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बन जाता है, बाइट। जब 1024 बाइट मिलते हैं तो एक केबी बन जाता है। केबी मतलब किलोबाइट। जब 1024
केबी मिलते हैं तो एक एमबी बन जाता, एमबी मतलब मेगाबाइट। जब 1024 एमबी मिलते हैं तो एक जीबी बन जाता, जीबी मतलब गीगाबाइट। और जब 1024 जीबी मिलते हैं तो एक टीबी बन जाता है, टीबी मतलब टेराबाइट। कई प्रकार की और भी मेमोरी यूनिट होती हैं, हमने यहां पर कुछ मेमोरी यूनिट को समझा। अब हमें कुछ मेमोरी यूनिट दी गई हैं जिनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में मतलब आरोही क्रम में जमाना है। तो यहां पर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होगी? बाइट्स, सबसे छोटी। बाइट के बाद क्या बन जाएगा? किलोबाइट। किलोबाइट के बाद क्या आ जाएगा? गीगाबाइट मतलब जीबी। और लास्ट में क्या आएगा? टीबी। मतलब हमारा आंसर होना चाहिए 3 के बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2। मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमें मेमोरी यूनिट दी गई हैं, इनको जब हम आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो आंसर आ जाएगा 3, 1, 4, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल 1 के बराबर बाइनरी ब्लैंक है। डेसिमल 1 के बराबर बाइनरी ब्लैंक है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम से यहां पर हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है 1, जिसको हमें बाइनरी में बदलना है। और हमने आज की वीडियो में ही जब हमने बिटवाइज और फंक्शन को समझा था, तब हमने इसको सॉल्व करना भी सीखा था। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है, जिसमें हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है 1, जिसको हमें बाइनरी में बदलकर आंसर बताना है। कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं, 4 प्रकार के। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 2। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 8। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल, जिसका बेस होता है 10। और लास्ट होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 16। 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है, इसको हमें बाइनरी में बदलना है। कोई भी डेसिमल नंबर यदि आपको दिया जाता है और आपको उसको बाइनरी में बदलना है, तो आपको हमारा एक सीक्वेंस, एक सीरीज यूज करनी है 1, 2, 4, 8। यदि यह नंबर बड़ा होता तो हम इस सीरीज को और बढ़ा लेते। यहां पर तो हमें 11 दिया गया है, 1 मतलब 11, तो 11 हमारा इन नंबर से बन जाएगा। 11 बनाना है, 11। तो 11 बनाने के लिए आपको कौन कौन से अंकों की जरूरत पड़ेगी? 8, तो 8 को 1 दे दिया। 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसको 0 दे दिया। 8 और 2 10, 2 की जरूरत है तो 1, 1 की जरूरत है तो इसे भी 1। यह हमारा आंसर आ गया। कोई भी डेसिमल नंबर को यदि बाइनरी में बदलना है या बाइनरी को डेसिमल में बदलना है, तो आप यह सीरीज यूज करें। 1, 1 का डबल करेंगे, 2, 2 का डबल करेंगे, 4, 4 का डबल करेंगे, 8, 8 का डबल करेंगे, 16, 16 का डबल करेंगे, 32। इस प्रकार से आप सीरीज को आगे बढ़ा सकते हो। आप देख सकते हैं जो जो नंबर हमने यूज करे उनको 1 दे दिया, जो नंबर यूज नहीं करे उसको 0 दे दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1 0 1 1, 1 0 1 1। यह हमारा बाइनरी में 11 लिखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो हमें 1 1 डेसिमल में दिया गया था, उसका बाइनरी आंसर होगा 1 0 1 1। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही समझ लिया। कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस 8 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस 10 होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 16। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो सही विकल्प क्या होगा? यदि आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है, जो कि प्रिंट ऑप्शन से संबंधित है। हमने एमएस वर्ड में कुछ टेक्स्ट टाइप किया है और यदि हमें केवल सिलेक्टेड टेक्स्ट को ही प्रिंट करना है, मतलब जितना टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है उतना प्रिंट करना है, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? यह क्वेश्चन प्रिंट टॉपिक से संबंधित है। प्रिंट का यूज क्यों करते हैं? डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए प्रिंट ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त की जाती है।
प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की कंट्रोल पी होती है और प्रिंट ऑप्शन हमें फाइल मेन्यू में प्राप्त होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हमें केवल सिलेक्टेड टेक्स्ट को प्रिंट करना है, जितना टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उतना टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल पी करेंगे और प्रिंट की विंडो में एक ऑप्शन होता है प्रिंट सिलेक्शन, उस पर क्लिक कर देंगे। आप चारों ऑप्शन को देखें तो यहां पर शॉर्टकट की क्या दी गई, शिफ्ट प्लस पी, यह तो आंसर होगा नहीं। यहां ऑल्ट प्लस पी, यह भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन ए और सी में हमें चेक करना है। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। टेक्स्ट को हाईलाइट करें, मतलब जितना टेक्स्ट प्रिंट करना है उतना सिलेक्ट करें, हाईलाइट करें, कंट्रोल पी को प्रेस करें, प्रिंट विकल्प में केवल प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक कर दें। प्रिंट की विंडो में एक ऑप्शन होता है प्रिंट सिलेक्शन, जिससे हम केवल सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड में यहां पर हमने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, इसके बाद हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट की शॉर्टकट की है, जिससे हमारे सामने प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहां पर हमें पेज रेंज देनी होती है, जिसमें एक ऑप्शन होता है प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन मतलब केवल उतना ही टेक्स्ट को प्रिंट कर दें जितना हमने सिलेक्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एक पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर शुरू करने के लिए आवश्यक प्रोग्रामिंग शामिल है और बूटअप के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसमें एक पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर शुरू करने के लिए आवश्यक प्रोग्रामिंग शामिल है और बूटअप के लिए आवश्यक है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से किसमें किसी पीसी को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम स्टोर हैं और यह कंप्यूटर बूटअप के लिए भी आवश्यक है। कंप्यूटर बूटअप का मतलब क्या है, कंप्यूटर को ऑन करना। कंप्यूटर को ऑन करना कहलाता है कंप्यूटर को बूट करना। कंप्यूटर को ऑन करना मतलब कहलाता है कंप्यूटर को बूट करना। और कंप्यूटर को ऑन करने पर एक बूटिंग प्रोसेस रन होती है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। यदि हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर को बूट करते हैं, तो सबसे पहले बायोस प्रोग्राम स्टार्ट होता है और बायोस प्रोग्राम रोम में स्टोर होता है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी होती है और यह एक परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें कहा जाता है बायोस प्रोग्राम। रोम में बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। यह हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी है और यह परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी है, परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। रोम में बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होता है। रोम में स्टोर प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर, रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होता है उसे फर्मवेयर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोम। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस ट्रैक और सेक्टर की अवधारणा का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस मतलब जिसका यूज डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ट्रैक और सेक्टर की अवधारणा का उपयोग करता है? यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है, स्टोरेज डिवाइस से संबंधित है। हमें 4 डिवाइस के नाम दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है इनमें से किस डिवाइस में ट्रैक और सेक्टर का यूज किया जाता है? ट्रैक और सेक्टर का यूज किया जाता है हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क जो कि हमारे कंप्यूटर की एक सेकेंडरी मेमोरी होती है।
जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क भी कहा जाता है। मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क के अंदर एक प्लेटर होता है, प्लेटर डिस्क होती है जिसे प्लेटर कहा जाता है। इस प्लेटर को, इस डिस्क को पहले मल्टीपल ट्रैक में बांटा जाता है, फिर ट्रैक को सेक्टर में बांट दिया जाता है जिनके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। इसे मैग्नेटिक डिस्क भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क के अंदर एक प्लेटर होता है, एक डिस्क होती है जिसमें ट्रैक और सेक्टर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ड डिस्क। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डी रैम में डी अक्षर को संदर्भित करता है? कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डी रैम में डी अक्षर को संदर्भित करता है? यह क्वेश्चन भी मेमोरी से संबंधित है और रैम से संबंधित है। रैम क्या है? रैम हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी भी कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी होती है। रैम एक वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी है, जबकि रोम होती है नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी। रैम में तब तक डेटा स्टोर किया जाता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। रैम टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। रैम के दो टाइप हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब डी रैम में डी अक्षर का मतलब हो जाएगा डायनामिक। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+N का उपयोग ब्लैंक के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड का एक और क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+N का उपयोग ब्लैंक के लिए किया जाता है। Ctrl+N न्यू ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है, न्यू ऑप्शन की, जो कि फाइल मेन्यू के अंतर्गत प्राप्त होता है। न्यू ऑप्शन Ctrl+N से ओपन होता है जो कि फाइल मेन्यू में प्राप्त होता है। मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। Ctrl+N क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग में एमएस वर्ड में A4 पेपर का आकार होता है। प्रिंटिंग में एमएस वर्ड में A4 पेपर का आकार होता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है जो कि प्रिंटिंग से भी संबंधित है। प्रिंटिंग मतलब डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना, जिसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हमें प्रिंट ऑप्शन का यूज करना होगा, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P, और प्रिंट ऑप्शन हमें फाइल मेन्यू में प्राप्त होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिंटिंग में एमएस वर्ड में A4 पेपर का आकार होता है। मतलब जब हम एमएस वर्ड में प्रिंट आउट निकालते हैं तो हमें पेपर की साइज सेट करनी पड़ती है। पेपर की साइज अलग अलग आती हैं, A4, A5, A3, लेटर, लीगल, कई प्रकार की पेपर की साइज होती हैं। तो जो A4 साइज का पेपर होता है उसकी साइज क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, यह हमें बताना है। एमएस वर्ड के लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप होता है, पेज सेटअप ग्रुप, जिसके अंदर हमें पेपर की साइज सेट करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। A4 साइज का जो पेपर है इसकी साइज होती है 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर, 21 cm इंटू 29.7 cm। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आपको इंच में भी याद रखना है, इंच में। हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। एमएस वर्ड के लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप होता है, जहां पर एक ऑप्शन होता है पेपर साइज।
यहां से आप अलग अलग साइज के पेपर को सिलेक्ट कर सकते हो। जो A4 साइज का पेपर होता है, इसकी जो साइज होती है वह इंच में कितनी होती है? 8.27 इंच चौड़ाई, 8.27 इंच चौड़ाई और 11.69 इंच लंबाई। इंच में कितनी होती है? 8.27 इंच चौड़ाई और लंबाई होती है 11.69 इंच A4 साइज के पेपर की। जबकि सेंटीमीटर में कितनी होती है? 21 सेंटीमीटर चौड़ाई और 29.7 सेंटीमीटर लंबाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण में स्टार्ट बटन उपलब्ध नहीं होता है? निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन में स्टार्ट बटन उपलब्ध नहीं होता है? यह क्वेश्चन भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। विंडोज जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कई वर्जन अवेलेबल हैं। विंडोज 7, विंडो एक्सपी, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11। हमसे पूछा गया है निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन में स्टार्ट बटन नहीं होता है? वह है विंडोज 8। विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विंडोज 8 में स्टार्ट बटन उपलब्ध नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड में एक इलिस्ट्रेशन उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड में एक इलिस्ट्रेशन उदाहरण नहीं है? यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक इलिस्ट्रेशन का उदाहरण नहीं है? इलिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है ग्राफिक्स, चित्र। तो जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं इनमें से कौन एक ग्राफिक्स या चित्रों का उदाहरण नहीं है? शेप्स तो ग्राफिक्स होते हैं, स्मार्ट आर्ट भी ग्राफिक्स होते हैं, आइकन्स भी ग्राफिक्स होते हैं, लेकिन बुकमार्क कोई ग्राफिक्स नहीं होता है। बुकमार्क का यूज तो डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट किसी लोकेशन पर जाने के लिए किया जाता है। मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बुकमार्क। बुकमार्क इलिस्ट्रेशन का उदाहरण नहीं है। इलिस्ट्रेशन ऑप्शन हमें एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में एक ग्रुप होता है इलिस्ट्रेशंस, जहां पर कई प्रकार के ग्राफिक्स के ऑप्शन होते हैं। पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुकमार्क। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।